खामोशियां बहुत रह चुकी, अब शोर हकीकत का होगा, क्योंकि तालीम अगर अंधेरे में दी जाए तो वो रोशनी नहीं, भ्रम पैदा करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि रात के 8 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज का मुद्दा है यूपी टू उत्तराखंड, आतंक पर प्रहार प्रचंड। आज सवाल उस चौखट का है जहां तालीम तो दी जाती है, लेकिन उस तालीम की कीमत कौन चुका रहा है, ये अब तक रहस्य था। आज सवाल उस व्यवस्था का है जिसने दशकों तक खुद को मजहब की चादर में लपेटकर जांच की हर आंच से बचाए रखा। लेकिन 2026 का भारत अब जवाब मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। योगी सरकार की एसआईटी और एटीएस की रडार पर वो मदरसे हैं जिनकी आलीशान इमारतें तो आसमान चूम रही हैं, लेकिन उनके पास आय का कोई जमीनी स्रोत नहीं है। यानी उनकी आय कहां से हो रही है ये कोई नहीं जानता। जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, अब जांच संचालकों की तिजोरियों तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि अगर पैसा पाक का है तो विदेशी फंडिंग के नाम पर पसीने क्यों छूट रहे हैं, और अगर इरादे नेक हैं तो जांच की दस्तक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। एक और बात तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की गोद में बसे उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश के शैक्षिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड के वजूद को ही खत्म कर दिया है। अब वहां राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का सूरज उगेगा। अब मदरसा का बच्चा सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, उसे उत्तराखंड बोर्ड की कसौटी पर खरा उतरना होगा। सरकार कह रही है कि हम मुख्य धारा में ला रहे हैं। आज की इस बड़ी बहस में हम 3 बड़े मोर्चों पर बात करेंगे। पहला, पैसा और पर्दा। क्या मदरसों की चकाचौंध के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? क्या वो चंदा सिर्फ शिक्षा के लिए है या किसी प्रोपेगेंडा के लिए? दूसरा, एक देश एक शिक्षा। क्या अल्पसंख्यक संस्थानों को अलग बोर्ड की जरूरत है या फिर उत्तराखंड मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? और तीसरा, सबसे अहम, आतंक के जो मदरसे हैं उस पर लगाम लगाने की धामी सरकार एक अच्छी कोशिश कर रही है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आपको सुनवाते हैं। तो इस पूरे विषय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी फरियादी को कहीं भटकना न पड़े। कोई भी थाना हो, चाहे चौकी हो या कोई भी कार्यालय, उन कार्यालयों पर कोई लापरवाही न हो, किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ज़मीनों के विवाद के प्रकरण 1 माह में एसडीएम के साथ कमेटी बना के उसके निस्तारण के लिए भी कहा है। और जो भी इसमें कहीं पर भी दोषी पाया जाए, कहीं कोई लापरवाही करे, अपने कर्तव्यों पर लेट लतीफ़ी करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश इस बार किए। सर, विपक्ष को एक तो बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल भी हैं जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल है कि क्या यूपी टू उत्तराखंड, आतंक का प्रहार प्रचंड, योगी का एक्शन, खौफ में भाईजान, धामी का फैसला सही, मदरसा जरूरी या नहीं, मदरसों पर हंटर नहीं, चलेगा आतंकी सेंटर, मदरसों का पावर योगी ने किया डाउन। तो ये कुछ बड़े सवाल भी हैं जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। तो इस फैसले के बाद कई बयान भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं। मुल्क के कानून के खिलाफ है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का जो ऐलान किया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 ने वाज़े तौर पर तमाम माइनॉरिटीज़ को अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने और उनको मैनेज करने की पूरी आज़ादी दे रखी है। इस सिलसिले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स मौजूद हैं और अभी जनवरी 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये एक जजमेंट में इस बात की वजाहत की है
कि अनरिकग्नाइज्ड जो मदरसे हैं वो भी मुसलमान रन कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 30 इनको इसका पूरा इख्तियार देता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, और क्योंकि उन्होंने जो एक संकल्पना मन में सजाया है कि भारत को विश्व पटल पर स्थापित करें, कैसे माँ भारती के उत्थान के लिए जो हमारी विरासत है, जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, कैसे उससे विश्व का कल्याण हो सके। और सनातन सिखाता है धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों को सद्भाव हो। तो मदरसा उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड को समाप्त किया है। मदरसा क्या है? मदरसे में जो लोग शिक्षा लेते हैं या तो वो सामाजिक आतंकवादी होते हैं, या तो बौद्धिक आतंकवादी होते हैं, या तो बम धमाका करने वाले आतंकवादी होते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, मदरसा में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ाना चाहिए, समाज शास्त्र की शिक्षा देना चाहिए, सामाजिकता भी उनके अंदर लाना चाहिए, तब जाकर मुझको लगता है कि उसको विद्या का मंदिर कह सकते हैं। मदरसा शुद्ध रूप से आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है, तो उत्तराखंड सरकार ने उसको खत्म किया है। हम उम्मीद करते हैं पूरे देश से मदरसा खत्म। उत्तराखंड में जिस तरीके से मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया है वो बहुत ही अफसोसनाक है, और मैं इसकी भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के हवाले से मजम्मत करता हूँ कि मदरसों को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं मदरसे में कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, उसकी बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री सबके विकास की, सबके साथ की बात कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से मदारिस अरबिया के ऊपर कार्रवाई की है और पूरा मदारिस अरबिया बोर्ड को पूरी तरीके से मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया है, यह बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उत्तराखंड सरकार के फैसले की भरपूर तरीके से मुखालिफत करता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ मदरसा बोर्ड को जितना हो सके मजबूत। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया, एक एक करके उनसे आपका पहले परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राकेश जी बहुत स्वागत आपका। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। महाराज जी बहुत स्वागत आपका। और जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। जावेद जी बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल अभिषेक, जानकारी दीजिए इस फैसले के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चूंकि उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है। पहले लग रहा था कि ये जो पूरी जांच है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, कार्रवाई है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक रहेगी, मदरसों के ऑडिट को लेकर जो तमाम तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अब ये उत्तराखंड तक भी पहुंच चुका है। और धामी सरकार ने तो साफ तौर पर मदरसा बोर्ड को ही खत्म कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जांचें शुरू हुई थी उस बात से ये बिल्कुल साफ था कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं, और ख़ासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में, यानी ख़ासतौर पर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जॉइंट बॉर्डर्स से सटे हुए नेपाल बॉर्डर के आसपास के ये मदरसे थे जो अनअनोनिमस फंडिंग से चल रहे थे, अननोन फंडिंग से चल रहे थे। और इनमें क्या किया जा रहा था, किनको तालीम दी जा रही थी, कौन लोग आकर तालीम दे रहे थे, इससे जुड़ी जानकारियां साझा करने को ये मदरसे तैयार नहीं थे। जिसके बाद एक शिकायत के बाद इस पर इनिशियल जांच शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि खाड़ी देशों से और कई सारे देशों से फॉरेन फंडिंग हो रही है, और ये मदरसे चल रहे हैं। कई जगह तो अवैध जमीनों पर चल रहे हैं, कई जगहों पर मदरसे में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या नहीं, या फिर वहां इस पैसे को किस तरह से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इससे जुड़ी हुई जानकारियां कोई देने को तैयार नहीं था। और कुछ तो ऐसे भी मदरसे थे जो सिर्फ कागजों पर पाए गए। इसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संजीदगी से इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए। एक एसआईटी सेटअप होती है, यूपी एटीएस के चीफ इस एसआईटी में शामिल होते हैं, मदरसा बोर्ड के अधिकारी शामिल होते हैं, और फिर इस जांच में इंटेंस जांच जब शुरू होती है तो पता चलता है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल कई जगह गलत तरीके से किया जा रहा है। हवाला के पैसे आ रहे हैं, कई जगहों पर फॉरेन फंडिंग्स अननोन लोगों की तरफ से भेजी जा रही है, जिसका ऑडिट भी कोई देने को तैयार नहीं था। और इस पूरे मामले की जब और गहनता से जांच शुरू हुई तो टेरर फंडिंग के नेटवर्क सामने आने लगे, धर्मांतरण के नेटवर्क सामने आने लगे, कई सारी बड़ी बड़ी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली एक्शन की। और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और नेपाल सीमा भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जॉइंट बॉर्डर से सटी हुई है, लिहाजा उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले सामने आने शुरू हुए। जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने
एक बड़ा फैसला लिया है और अब इस फैसले के चलते कई सारे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और कई सारे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो लंबे समय से इस फंडिंग्स का क्या इस्तेमाल कर रहे थे, इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए वो देश में तक नहीं है। तो इस जी। तरह के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को जब इंटेंस इन्वेस्टिगेशन में बदला गया तो ये सारी बातें निकलकर सामने आने लगी। उत्तर प्रदेश में तो इससे कई गुना आगे कुछ ऐसे लोग थे जो 2-2, 3-3 देशों की नागरिकता लेकर बैठे हुए थे और लंबे समय से यानी एक दशक से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था इन मदरसों की आड़ में। लिहाजा क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही कार्रवाइयों को लेकर जिस तरह से पॉलिटिकल रोल बैक सामने आया या फिर सरकार को या फिर कहा जाए इन कार्रवाइयों को घेरने की कोशिश की गई, राजनीति होती है मुद्दों पर, लेकिन जब मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ जाता है तो सीधे तौर पर सबकी एक जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कई ऐसी जांचों में ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जिनका सीधे पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। ठीक है, बिल्कुल। अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, हालांकि इसके बाद कई नेगेटिव रिएक्शंस भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आ रहे हैं, फिर से वही सवाल उठ रहा है, टारगेट बेस्ड कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब इसे क्या माना जाए? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, या शिक्षा सुधार का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है नए तरीके से, नए खाके में? कैसे इस पूरे फैसले को समझा जाए, या जनता को आप कैसे ये चीज समझा पाएंगे? आवाज मिल रही है? जी 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 देवेंद्र जी, आ रही आवाज। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इसमें दोनों जो क्वेश्चन है वो दोनों सम्मिलित होते हैं आपके। इसमें नेशनल सिक्योरिटी की जो बात है वो भी निश्चित है जी, और ये चीज जो है, जो हम शिक्षा के सुधार की भी बात करते हैं और भाई उसका तरीका जो चेंज हुआ धीरे धीरे पूरे देश में, उसका भी ये कारण है। लेकिन विपक्ष जो है, ठीक है, कोई भी चीज है सरकार लाती है अच्छे को, पर उसे घुमाने में ज्यादा माहिर हो गया आजकल, मुद्दे तो बचे नहीं है, तो जो भी मिल जाए उसी का अपना उपयोग करने, पूरी जानकारी ना होते हुए। ये ना तो किसी मुस्लिम के, किसी धर्म के खिलाफ कोई ऐसी व्यवस्था कानून नहीं है। मदरसों में जब दिक्कत आई है, ये सारी चीज ऑन रिकॉर्ड हुई है, तभी ये चर्चाएं चली हैं, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे कोई अन्य राज्य रहा हो, उत्तराखंड रहा हो, जहां की हम बात कर रहे हैं वहां की चर्चा रही हो, कोई बिगर एविडेंस के इस पर चर्चा नहीं होती है। सरकार गंभीर हुई है। आप यूनिवर्सिटी की बात करिए, दिल्ली की जो घटना है, जिस तरीके से वो घटी है, जैसे RDX वगैरह जो चीज मिली है, ये सब धीरे धीरे जांच का विषय है। ये नेशन जो सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की जो बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, उसी के अधीन सारी चीजें हो रही हैं। अब इसमें सुधार होता है तो विपक्ष उसको जो है भुना लेता, कुछ घंटे तक वो लोगों को भ्रमित करता है, लेकिन जिनके खिलाफ बोलता वो ही फिर जो है सफाई देने के लिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपको मैं बीच में रोक रही हूं, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां मदरसों में विदेशी फंडिंग का ये पूरा मामला है और प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय SIT का गठन किया है। शमशुल हुदा से जुड़े मदरसों की जांच करेगी टीम और हुदा से जुड़ी सोसाइटी NGO की भी जांच की जाएगी। तो आजमगढ़ के कमिश्नर और DIG एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से, ये बड़ी जानकारी, जहां मदरसों में विदेशी फंडिंग का मामला, प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय SIT का गठन किया है, जहां हुदा से जुड़ी सोसाइटी NGO की भी जांच करेगी। आजमगढ़ के कमिश्नर और DIG एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। चलिए वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की ओर। देवेंद्र प्रमुख जी कुछ कह रहे थे, सर आपको बीच में रोका मैंने, ये बड़ी जानकारी आ रही थी, इसको भी लेना जरूरी था। देवेंद्र जी बात अपनी कंप्लीट करिए आप सर। तो अपूर्वा जी, मैं वहीं आना चाहता हूं। जिस तरह फंडिंग की बात होती है, मदरसे के नाम पर राजनीति होने लगती है। मैं तो डंके की चोट पर यह भी कहता हूं कि कहीं आपको स्कूल, कॉलेजेस या कोई ऐसी संस्था जो लगती है, विपक्ष को जो है कभी कभार जो उस पर रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो कमियां जो खामियां हैं तथ्य के साथ ढूंढनी चाहिए, और तब डिबेट्स में, कोर्ट में वहां जाकर वो आप काउंटर करें और वहां कोर्ट में केस के साथ हेयरिंग जो केस की है उस पर खड़े हों और सबूत दिखाएं,
जिससे जनता भी विश्वास करे, कोर्ट भी आपकी बातों को माने। अब डिबेट की 1 घंटे की, आधे घंटे की, और उसमें चर्चा कर ये मुसलमान के साथ हो गया, ये हिंदू के साथ हो गया, ये आज यहाँ हो गया, आज वहां से काम चलने वाला नहीं है। अब जमी पर काम करना पड़ेगा। जमी पर ये सारी चीज आप देखने को प्रत्यक्ष में मिल रही है कि सरकार कहीं भी गलत नहीं कर रही। सरकार ने सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं हम, इसमें आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बंगाल रहा हो, चाहे वो सीमावर्ती इलाके रहे हों, आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। और आपने ये कई बार देखा, जो सिस्टम देश में आतंकवाद का या कश्मीर का, पत्थरबाजी का, आदि आदि ये सब चीज भूल गए हैं। कहीं संदिग्ध वस्तु हो सकती है, बम हो सकता, हाथ में लगाना, इस चीजों पर डिबेट हुआ करती कभी। अब वो सब चीज खत्म हो गई है। अब मुद्दे पर डिबेट होती है, अब जीएसटी पर डिबेट होती है, इकोनॉमी पर डिबेट होती है, कितने एम्स बन गए उनकी जानकारी दो, कितने मेडिकल कॉलेज बने उनकी जानकारी दो। अब ये चीज में विपक्ष जो विफल हो जाता है, वो पूछ नहीं पाता, वो पूछता एक, हम बताते हैं 20 20 22 22, एक की जगह दुगना नहीं तिगना नहीं, तो कई गुना बताते हैं। इसलिए वो ऐसी घटनाओं को ढूंढता है और ढूंढकर उसको लाकर फिर जो है परोसता है। कुछ मिनट की या घंटे की जब डिबेट कर निकलता है, तो उसका जब रिसर्च आता है ना, क्वेश्चन के लास्ट में निष्कर्ष जो होता है 4 लाइन के बाद, उस निष्कर्ष में 0 मिलती है। जब एग्जामिनर उसको पढ़ता है, एंकर देख लो या कोई रिपोर्टर देखो या प्रिंट मीडिया देखो या कोई भी विशेषज्ञ देखो, वो उसमें 0 देकर जाता, फिर विपक्ष झल्लाता है, फिर वही चीजें बोलता है। फिर मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के लिए सलाह है, पहले पढ़ा करें, निष्कर्ष निकाला करें, तथ्य इकट्ठा करें, सबूत के साथ सरकार के खिलाफ आए, क्योंकि आज 22 राज्यों में सरकार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक, एक बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही थी सामने, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मदरसे हैं उनकी विदेशी फंडिंग को लेकर भी अब एक तरह से जांच होगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, डीआईजी इसको लेकर पूरी तैयारी में जुट गए हैं। क्या जानकारी है, क्या अब जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, शमशुल हुदा वो शख्स है जिसके पास 2 देशों की नागरिकता थी और यूके की नागरिकता 2010, 11, 12, 13 इस दौरान उसके पास आ गई थी और कई बार विदेशों में जाना उसका हुआ। इस दौरान वो विदेशी फंडिंग्स इकट्ठा करने में कामयाब हुआ और उसके बाद शमशुल हुदा खुद भारत छोड़कर चला गया। ये बातें लगातार शिकायतों के माध्यम से सामने आ रही थी कि जो मदरसे और जो सोसाइटी उन्होंने रजिस्टर किए हैं, उसमें जो फंडिंग्स आ रही है वो इनरूटेड फंडिंग्स है, जो बाकायदा पाकिस्तान और कई ऐसी एजेंसीज की तरफ से भेजी जा रही है। इन शिकायतों की बिना पर, और जब ये पूरा मामला छांगुर से जुड़ने लगा और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कान खड़े हुए, तो अब इस पूरे मामले को लेकर इस इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया कि अब इस पूरे मामले पर जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को देनी होगी, शमशुल हुदा से जुड़ी हुई, जिसके पास विदेशी नागरिकता थी, जो ना सिर्फ विदेश जा रहा था लगातार, बल्कि एक सोसाइटी खड़ी करी गई और फिर उस सोसाइटी के नाम पर करोड़ों रुपए फंडिंग्स आने लगे। और कहां से फंडिंग्स आ रहे थे, एनोनिमस फंडिंग्स आ रहे थे, इसका इस्तेमाल क्या हो रहा था, इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही थी। लोगों ने शिकायतें करना शुरू किया और उन शिकायतों के आधार पर ये जानकारियां सामने आई और फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की, उसमें मामला संदिग्ध पाया गया है। तो हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे और फिर से एक मामला और निकलकर सामने आया है और ये पूरा सिंडिकेट धर्मांतरण गैंग से भी जुड़ा हो सकता है। इसको लेकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को शक है और अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कई सारी बातें और निकलकर सामने आएंगी। मंडल कमिश्नर को जांच दी गई है, पुलिस के आला अधिकारी इस जांच में शामिल होंगे। अब इंटेंस रिवीजन होगा और फिर अब ये पता चलेगा कि कैसे ये फंड्स आ रहे थे, कैसे फॉरेन फंडिंग्स को यहाँ रूट किया जा रहा था, उसका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जा रहा था और इतने सालों से आ रहे पैसे का आखिर हुआ क्या। तो ये सारी बातें जिनका जवाब अब देना होगा। ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि शमशुल हुदा का कुछ परिवार के लोग भी विदेश में मौजूद हैं और उनके परिवार के कुछ लोग भारत में रहकर इस सोसाइटी को चला रहे हैं, जिसमें अभी भी करोड़ों रुपए की फंड्स आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है, अभिषेक को लौटूंगी आपके पास। राकेश प्रजापति जी, क्या रिएक्शन है इस पूरे फैसले को लेकर जो ये सरकार की तरफ से लिया गया है? चूंकि हम उत्तर प्रदेश में भी लगातार इस तरह की कार्रवाई देख रहे हैं, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया गया है, हालांकि उसके सब्स्टिट्यूट में नई अथॉरिटी लाई जा रही है, उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन जो अब तक ये पूरी कार्रवाई हुई है, इसको लेकर क्या रिएक्शन है आपका?
अपूर्वा जी देखिए, जो भारत की सरकार है ना, तो उस सरकार का शिक्षा से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिक्षा से, और इस श्रेणी में दो मुख्यमंत्री और प्रदेश के हैं। एक हैं असम के हेमंत बिश्व शर्मा और तीसरे हैं पुष्कर धामी। ये तीन लोग ऐसे हैं, इन तीनों को शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। इन्हें जितना नफरती बयान देने हैं उतने नफरती बयान देने हैं किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा का भी बयान आपने सुना होगा कि कोई मुस्लिम रिक्शा लेके आए तो 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, बाकी को 10 रुपए दो। ये नफरत की सीमा कहाँ तक हो चुकी है। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के कटमुल्ले, मुल्ले और जिनके तरीके के शब्दों का प्रयोग लगातार किया जाता है। और पुष्कर धामी जी, उससे भी बढ़कर के कि साहब 4 धामों की यात्रा होगी तो उसमें साहब केवल मुस्लिम प्रतिबंधित होंगे, सिख जाएंगे, ईसाई जाएंगे, यहूदी जाएंगे, पारसी जाएंगे, बौद्ध जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन मुस्लिम नहीं जाएंगे। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये देश सबका है। जितना इस देश में आरएसएस का हाथ नहीं है इस देश को आजाद कराने में, किसी भी आरएसएस का एक नाम बता दे आरएसएस का जो आजादी में भाग ले रहा था, एक नाम। लेकिन मुसलमान, आप दिल्ली के लाल किला में जाकर के देखिए कितनी पट्टिका पूरी भरी पड़ी है, कितने मुस्लिम लोगों ने उसमें आजादी में बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। और ये लोग सरेंडर कर रहे थे, आज भी सरेंडर कर रहे हैं, कल भी सरेंडर कर रहे थे, आज अमेरिका के ट्रंप के सामने कर रहे हैं, पहले अंग्रेजों के सामने कर रहे थे। बात ये है, अब बात मदरसे की बात कर लूं। हाँ, अगर मदरसे में इस तरीके की कोई घटना हो रही है, फंडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कहीं धर्मांतरण की घटना हो रही है, कहीं आतंकवादी घटना हो रही है, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसकी वजह से सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, सारे शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाए, ये कहाँ का न्याय है। फिर पिछले साल शिक्षा पर बजट दिया था इन्होंने 2.9%। शिक्षा पर बजट घटाने वाली सरकार है ये। इस बार जो शिक्षा पर टोटल बजट का मात्र 2.6% बजट इन्होंने दिया है, मात्र 2.6%। बताइए, जो सबसे प्रमुख चीज है, मैं क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, शिक्षा से बड़ी कोई हथियार नहीं है, शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप उस पर मात्र 2.5% पैसा खर्च कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी का, बाकी साढ़े 97% पर क्या हो रहा है। बात इस बात की है कि अगर वास्तव में सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण चाहती है तो शिक्षा व्यवस्था पहली से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री होनी चाहिए। लेकिन आज किस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, आपके अगर अपूर्वा जी परिचित होंगे, बच्चे पढ़ने जाते होंगे तो पता ही होगा। आज 1-2 लाख रुपए फीस जा रही है। बताओ गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा पाएगा। 3-3.5 हजार रुपए से 4,000 रुपए से कम मिडिल क्लास के स्कूलों में फीस नहीं है, 3-4 हजार रुपए से महीने। अगर सरकार को वास्तव में कुछ करना है, सुनिए जी, आपने सबको सुना तो मुझे भी सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। 22-24 मिनट बाद नंबर आया, हम लोगों को क्यों बिठाते हैं, पहले आप बोलिए 10 मिनट, फिर आपने जो अपने एंकर साथी को बुलवा दिया, फिर आपने भाजपा प्रवक्ता को बिठा दिया, 24 मिनट बाद नंबर आया, उसमें भी आप बीच में टोकने लगे। नहीं, आप बोले, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अगर वास्तव में भाजपा को कुछ चाहिए तो देखिए, मैं 2 चीजें हैं। हमारे एक नेता है पश्चिम के, अतुल प्रधान जी, इनके पड़ोसी हैं, लगातार वो एक मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर वास्तव में भाजपा को कुछ करना है तो इस समय 2 चीजों पर करने की जरूरत है। एक, हॉस्पिटल, आदमी मर रहा है, पिट रहा है, लाखों रुपए, एक घंटे में लाखों रुपए का बिल हो जाता है। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो मुझे बिल्कुल बता दीजिए। 1-2 घंटे, एक दिन में लाखों रुपए का बिल हो जा रहा है। अस्पतालों पर नियंत्रण करने की जरूरत है, शिक्षा पर नियंत्रण करने की जरूरत है। ठीक है राकेश, अब देखिए 2 मेहमान और हैं सर हमारे साथ। 3-4 हजार 5 हजार रुपए फीस कैसे भर सकता है मिडिल क्लास? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आपके इन्हीं सवालों के साथ मैं देवेंद्र जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन 2 मेहमान और हैं हमारे साथ, सीताराम महाराज जी और जावेद अहमद जी। सीताराम महाराज जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगी सर, जब किसी भी धर्म में क्या ऐसी शिक्षा जायज है जो एकता पर सवाल खड़े करे, और आज वही चीज हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के सरकार धामी सरकार ने जो कहा किया है वो अत्यंत सराहनीय है। क्या आप जानते नहीं है कि मदरसा में जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग सेंटर दी जाती है, मदरसा से जो है हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाया जाता है, उस अवस्था से जिसको कोई व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान नहीं है, उस अवस्था से जो है
देश के प्रति जो है नफरत फैलाया जाता है, बहुसंख्यक समाज के प्रति नफरत फैलाया जाता है। नहीं, अब राकेश जी अब बीच में नहीं बोलिए सर, बीच में नहीं बोलिए। नहीं महाराज जी शिक्षा तो बोल लीजिए। ठीक है। आप अभी बीच में नहीं बोलिए राकेश जी, आपने बोला, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी महाराज जी को उनकी बात कंप्लीट करने दी तो फिर मैं जावेद जी के पास जाऊंगी। ठीक है, कितने पढ़े हुए हैं, क्या शिक्षा है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, स्कूल गए थे कभी? नहीं देखिए, अभी ये पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं, पर्सनल टीका टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं। महाराज जी इस विषय पर आते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जी आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं जावेद जी का रुख करूंगी, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उसी लगाना चाह रहे हो ना देश को किस राकेश जी आपको मैंने पूरा वक्त दिया बोलने का, मैंने आपको पूरा वक्त दिया राकेश जी बोलने का। अब आप ये चीज बीच में मत करिए सर, बीच में आप इस तरह से उनको क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? नहीं ठीक है महाराज जी, विषय पर आते हैं, महाराज जी विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। श्राप दे दीजिए, अरे श्राप दे दीजिए, श्राप। राकेश जी निश्चित रूप से राकेश जी फिर जब आप बोलेंगे कोई आपको इस तरह से बीच में इंटरप्ट करेगा तो फिर आप मुझसे इस चीज की उम्मीद मत करिएगा कि मैं किसी को शांत करवाऊं, क्योंकि आप खुद दूसरे को नहीं बोलने दे रहे हैं। आपने अपनी बारी में पूरा समय लिया, मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रखी। प्लीज सर इस तरह से मत करिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। महाराज जी जिस तरह से मदरसा से देश के प्रति नफरत फैलाया जाता है, बहुसंख्यक समाज के प्रति नफरत फैलाया जाता है, ऐसी हाल अवस्था में जिसको कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहता, सामाजिक ज्ञान नहीं रहता, उसको आतंकवादियों की ट्रेनिंग सेंटर दी जाती है। मदरसों से हथियारों को जकीरा मिलता है, नोटों का जो है जाली नोटों का जकीरा निकलता है। इसलिए मदरसा को पूर्ण रूप से भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुसलमान भाई ही इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो है वह भी अच्छे पद पे आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन वह जिहादी न बने, वह कट्टरता उनके न रहे, और देश के प्रति नफरत न रहे, बहुसंख्यक समाज के प्रति नफरत न रहे। लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जिनको हर काम में उनको जो है समस्या रहता है, क्योंकि ये लोग एक संप्रदाय, एक कौम, एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, इसलिए इनको नफरत रहता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, धर्म जो है वह एकमात्र धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना करता है। इसलिए धामी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैं साधुवाद दूंगा, जिन्होंने शुचिता, पवित्रता और पारदर्शिता, आप देख सकते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश जो नेपाल से सटा हुआ है, निकटवर्ती जनपदों से जिस तरह से मदरसा में जो है अंतरराष्ट्रीय जो है फंडिंग की जाती है, देश में जो अराजकता फैलाया जाता है, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है, क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा सरकार से कि पूरे भारत में मदरसा के ऊपर बैन कर दिया जाए और उत्तम शिक्षा उनको दी जाए, जिससे वह शिक्षित होकर के देश के प्रति समर्पित होकर के, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपना भविष्य को भी वो उज्जवल बनाने का काम करें। चलिए ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जावेद साहब, क्या आप मानते हैं कि अगर मदरसे में वाकई शिक्षा को लेकर काम हो रहा है तो फिर उन्हें भी वही सिलेबस, वही नियम, वही कायदे कानून अपनाने की जरूरत है जो बाकी स्कूलों में है, या ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इसको लेकर आपके कुछ अलग विचार हैं, अलग सोच है? जावेद जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जो उत्तराखंड का प्रकरण डिस्कस कर रही हैं, तो ये पिछले ही साल असेंबली से ही उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बंद करने का निर्णय ले चुकी है। ये 1 जुलाई से प्रभावी है और मदरसों के बारे में जितनी बात आ रही हैं या की जाती हैं, अब तो उसका एक नैरेटिव है, उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। एक चीज जरूर हमें आपके सामने रखना है कि क्या इस मुल्क या इस राज्य में जो बच्चों की तादाद है उसके रेशियो में स्कूल, कॉलेज, विद्यालय हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये एक बहुत गंभीर इशू है और उसमें किसी धर्मार्थ और किसी राजनीतिक और किसी ऐसे लोगों की टीका टिप्पणी की उसमें जरूरत नहीं है। तो हमारे पास प्रतिबिंबित है। अगर आप देखेंगे तो जो आबादी के एतबार में उत्तराखंड में स्कूलों की तादाद कम है और जो बच्चे जाते हैं उनकी भी तादाद कम है। जिस देश में इतनी गरीबी हो कि जो इलाज न करा सके, स्कूल की फीस न दे सके और वहीं पे संविधान की दी हुई दायित्वों को निर्वाह करने के लिए सरकारों का एक वचनबद्ध और कटिबद्ध है,
जो जब शपथ लेते हैं तो सारी बात वहां पे हलफनामा में लेते हैं कि हम किसी कास्ट क्रीड्स के खिलाफ या वैश्यता के खिलाफ हम नहीं काम करेंगे। तो क्या ये संवैधानिक पदों पे जो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो असम के हों, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के या किसी भी प्रदेश के हों, क्या वो दायित्व निभा रहे हैं? तो शिक्षण संस्थाएं जो भी हों, जिस मुल्क में स्कूल बनाने पर बुलडोजर चला दिया जाता है, अभी एक मामला मध्य प्रदेश में आया है, जिस मुल्क में मेडिकल कॉलेज में एवरेज बच्चे मुसलमान के ज्यादा आ जाते हैं 42 से 45, उनकी मान्यता रद्द की जाती हो। जिस एफसीआरए पर हम आते हैं, एफसीआरए एक ऐसी व्यवस्था है जो बाहर से आता है संस्था, वो 15 लाख से अगर ज्यादा कोई पैसा लाना है तो आपको उस अकाउंट खुलवाना है, वो पूरी एक विधिक प्रक्रिया है, सरकार देती है। फिर ये पैसा आया कैसे? अगर आंख जांच उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गया है और मदरसों की जांच होती रहती है, होनी भी चाहिए, क्या इस मुल्क और देश में और शिक्षण संस्थाएं नहीं है? तो मैं ये समझ सकता हूं कि अब 9 साल में और 12 साल भारत सरकार का, कि इनके पास सिर्फ एक मुसलमान, मदरसा, जिहाद, तलाक, ये एक ऐसे मुद्दे हैं कि हम सुनते सुनते आदी हो गए हैं। आपके हम डिबेट में भी आते हैं। मैं सीताराम दास जी से पूछना चाहता हूं कि क्या धर्म के अलावा भी दुनिया है? धर्म के अलावा भी दुनिया है? क्या साइंस भी पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ना है, खगोल भी पढ़ना है? जिस मुल्क में मदरसा से पढ़े हुए हरविंद खुराना, जिनको सबसे बड़ी नोबेल पुरस्कार मिला, एपीजे कलाम मदरसा से चिढ़ क्यों है? मदरसा एक अरबी वर्ड है, उर्दू वर्ड है, या जो भी वर्ड है, वो शिक्षण संस्था है। जो गरीब हैं, जो कम नहीं वाहन कर सकते, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को सारे उपाय करना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में 9 साल से और ज्यादा वक्त चाहिए? 25,000 लेकिन जावेद अहमद जी, सवाल यहाँ पर ये है ना, सवाल यहाँ पर ये कि अगर मदरसों के खिलाफ इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं, अगर अवैध फंडिंग, विदेशी फंडिंग की अगर इस तरह से बात सामने आ रही है, देखिए सवाल वही है कि अगर मदरसा इतना ही पाक साफ है, इतनी ही अच्छी चीजें वहां पर पढ़ाई जा रही है, खासतौर पर मैं अवैध मदरसों की बात कर रही हूँ सर, यहाँ पे सारे मदरसों को आप इसमें क्यों काउंट कर रहे हैं? आप अवैध मदरसों की बात करिए। लेट मी फिनिश, बहुत सेंसिटिव बात कर रही हैं आप, और ये बात पूरी होनी चाहिए आज। उत्तराखंड में 2023 में तकरीबन 5500 मदरसे अवैध को उसको डिमोलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया, 350 को। अब 136 बचे हुए हैं, तो आप उसको भी बंद कर दिया। अब बकिया बचा तो आपने उसको बोर्ड बंद करके, और आपको एजुकेशन जो उसका प्राधिकरण है एक आपने अलग से खोला, उससे मान्यता लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपको लगता है कि इससे क्वालिटी सुधर जाएगी। जो बंद हुए उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपने कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था दिया क्या? दुनिया जमाने में एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है। अगर किसी को उजाड़ना है तो उसको बसाना होता है। स्कूल बंद करना है, मदरसा बंद करना है, शिशु मंदिर बंद करना है, तो आपको खोलना है। क्या ये प्रक्रिया पूरी हुई है? आखिरी बात, अगर सरकार को क्या 2047 तक जांच ही करती रहेगी? अगर कुछ मदरसे ऐसे पाए गए हैं, उस पर कोई हमारा डिफेंस नहीं है, और मेरा उस पर कोई उसको प्रोटेक्ट करने का मेरा कोई ऐसा मतलब मैं नहीं करता हूं। जो सही है वो सरकार जानती है, हम आप नहीं जानते हैं। अगर 9 साल में इतनी जांच हुई, उसके बाद कुछ आया, उस पर कार्रवाई हुई क्या? हाँ हुई है। 4 जिलों में फुटहिल पे जितने हमारे श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच में है, उनमें तकरीबन 350 उनको बुलडोज किया गया, उनको सील किया गया। जो बचे हैं उनके लिए क्या किया आपने? क्या उनको आप स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम बेहतर से आपने उसको नवाजा? नहीं नवाजा। तो अगर नहीं नवाजा तो नैतिक अधिकार अब नहीं बचता है। आप बात करिए, आप चुनाव लड़िए। अगर आपको सूट करता है कि मुसलमान के अतिक्रमण से, उसको बेइज्जत करने से, जलील करने से आपको सत्ता मिलती है, लेकिन याद रखिएगा सत्ता तो मिलेगी, देश और समाज जो है टूटता जा रहा है, देश कमजोर हो रहा है। आप ऐसा कर रहे हैं, देश के साथ आप घात कर रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं है। पूरी दुनिया में आपके पास ठीक है, इसकी इजाजत नहीं है। आपको इस पे विचार करना होगा कि अगर स्कूल और मदरसा बंद कर रहे हैं, अगर वहां पर मदरसे बंद किए जा रहे हैं, अगर वहां पर मदरसा बोर्ड को बंद किया जा रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूट प्लान क्या है? फिर उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? जैसा कि अभी जावेद अहमद जी भी कह रहे हैं, और ये सवाल भी वाजिब है कि अगर आप वहां से मदरसा बोर्ड बंद कर देंगे तो फिर जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जो मिडिल फैमिली के हैं या फिर जो गरीब तबके के बच्चे हैं, फिर उनको कहां बसाएंगे? क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है पूर्वा जी। मैं ये कहता हूं कि अगर मदरसे कहीं बंद हो रहे हैं, उनमें कोई दिक्कतें आ रही हैं,
तो गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक माध्यम प्राथमिक जो विद्यालय है, जो 1 से नर्सरी से शुरू हो गए हैं, वो पहले कक्षा 1 से होते थे, उनमें पूरी छूट है। सबका साथ सबका विकास, ना कोई जाति, ना धर्म, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख। जो पढ़ना चाहता है, जब गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, तो आप एडमिशन कराइए, आप जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए। और भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से जहां से IAS, PCS की तैयारी होती है, सर्वगुण संपन्न की बात होती है, और मुस्लिम धर्म के और मुस्लिम समाज के जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे उच्च वर्ग में शिक्षित हैं, वो प्राथमिक विद्यालय से लेकर अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज या जो उच्च शिक्षालय, उच्च माध्यम के जो उच्चतम विद्यालय हैं, जिनमें BA, MSc, BSc, IPS, IAS इस तरह की जो है कोचिंग है, उनमें सबने ली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे जाति धर्म से ना जोड़ा जाए। ये जिस तरीके की बात आती है, कई बार हमारे साथी जो भूल जाते हैं, हमें इंगित करते करते, लड़ते लड़ते जो है सही बातों को कहना कि हमारे सरकार स्कूलें बंद कर रही है। अरे भाई, मर्ज कर रही हैं। जहां दिक्कतें आ रही हैं, वहां सरकार प्राथमिक स्तर के विद्यालय, जिन्हें आप हिंदुओं का बोलते हैं, उन्हें भी बंद कर रही है। आप मदरसे पर क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आज सपा के मदरसे साथ की बात कर रहे हैं ना आप पूरा बात करिए, आप पूरी बात करिए। मदरसे का क्यों नाम ले रहे हैं? मैं एक आपको, आप बात पूरी कर लीजिए, मैं बात करता हूँ आपसे, मैं आपने देता हूँ। आप बात कहिएगा, बताइएगा, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। दूसरी जी। बात ये है कि मैं डंके की चोट पर ये बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई मदरसा चलने लायक है, उसके साथ गलत हुआ है, तो आप उस एविडेंस के साथ, वही तो लॉ है भारत का, जब सारी चीजों में जाते हैं तो कानूनी रूप से आप एविडेंस दिखाकर उसको चलाइए। कहां सरकार ये कह रही है कि मदरसा मुस्लिम का इसलिए बंद हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है। सरकार की योजना सबका साथ सबका विकास और सुरक्षित हो हमारा देश और संविधान। अगर कहीं गड़बड़ होती है, चाहे वो, मैं कह रहा हूं, वो तो किसी भी कॉलेज से हो सकती है, यूनिवर्सिटियों में गड़बड़ निकल रही है, उनकी भी जांचें चल रही हैं। अगर हल्ला बोलकर इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ लेना, धर्म से जोड़ लेना, एक धर्म के साथ ये हो रहा, अल्पसंख्यक के साथ ये हो रहा है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बताइए, कौन सी ऐसी योजना है भारत सरकार की जिनमें मुसलमान को या माइनॉरिटी को अलग रखा गया है और बहुसंख्यक को दिया गया है? तो आप बोलते क्यों नहीं इस बात को कहकर? सारी सुविधाएं जो हैं बहुसंख्यक से ज्यादा अल्पसंख्यक ले रहा है, विशेष रूप से तो अपनी जो उन्होंने पहली बनी हुई संवैधानिक सुविधाएं ले रहा। फिर बहुसंख्यकों की जितनी योजना है उसमें अल्पसंख्यक ऑटोमेटिक सम्मिलित है, जिसे कहीं भी सरकार नहीं छेड़ रही। तो ये ड्रामेबाजी, ये गलत तरह की डिबेट कर ये कुछ देर में निकल जाना, डिबेट ऐसी करो जिसे अपूर्वा जी कोई सर्च करे और पढ़े तो समझे कि प्रवक्ता बोल कर क्या गया। रही डिग्री की बात, डिग्री राहुल गांधी की जेब में धरी है, अखिलेश की, और मोदी जी दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं जिनकी डिग्री पूछ रहे हो। इस बुद्धि की भी जरूरत है मंथन की, इसका मंथन किया करो। शास्त्र डिग्री है जो भारत जी बता रहे थे। राकेश प्रजापति जी, ये जो जांच को लेकर बार-बार सवाल उठ रहा है, ठीक है देवेंद्र जी, मैं गॉड और लॉर्ड आई प्रे टू थी, इंक्रीज माय नॉलेज डे बाय डे। तो पढ़े लिखे को जो है टारगेट नहीं करते हैं, वो अपनी बात रखकर आगे निकल जाते हैं। अहंकारिक बात छोड़िए और जनता की बात कीजिए। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश प्रजापति जी, ये जो बार बार इस पूरी कार्रवाई को लेकर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो शिकायतें हो रही हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर तो ये भी सरकार कह रही है ना कि यहाँ पर कोई जो पूरा मामला है ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये मनी ट्रेल के लिए है कि आखिर इन मदरसों में जो फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है। अगर ये चीजें इतनी ही पाक साफ है तो फिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जांच अगर हो रही है तो जांच हो जाने दीजिए। आखिर अपूर्वा जी, आप कभी ये क्वेश्चन किया सरकार से, या हिम्मत हुई आपकी कि 12 साल हो गए आपकी सरकार को चलती हुई, 12 साल लगातार, बीच में किसी की आई नहीं है, 12 साल हो गए और विदेश से फंडिंग हो रही है, आप झकमगा रहे हैं क्या बैठ करके यहाँ पर?
56 इंची का सीना क्या कर रहा है आपका, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, LIO क्या कर रहा है, बाकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, इलाज कर रहे हैं। ये वही इलाज है जो आपको भट से बाहर निकाल रहा है, जो आपको भट से बाहर निकालने का काम कर रहा है, भट से बाहर निकालना है। 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 जो आपकी घबराहट है, 9 साल हो गए यही इलाज है उसका, उत्तर ये प्रदेश के इलाज अंदर है 9 उसका। साल हो डॉक्टर गए। साहब, ये ये इलाज तो इंजेक्शन के बाद निकल रहे हैं, जैसे बारिश के बाद कुत्ते निकलते हैं। आप जो है इस तरीके की भाषा बोलते हैं चैनल पर बैठकर, मजबूरी होती है हम जैसे लोगों को आपकी भाषा में जवाब देना। अन्यथा हम चाहते हैं कि सार्थक डिबेट हो, अच्छी डिबेट हो, और जिसका सम्मान होना चाहिए करते रहेंगे। अगर साधु संतों का अपमानित करोगे, हमारी डिबेट का टारगेट करोगे, तो हम बीच में आएंगे, हम काउंटर करेंगे, ऑन द स्पॉट डैक काउंटर, मौका नहीं देंगे। आप साधु से कोई इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो उनकी भाषा में करिए, उन्हें बताइए जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन जैसी तैसी, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवणम सदस्य तजर बिहारी। आप एंकर को धमकाते हैं, आप साधु को धमकाते हैं। अरे कैसे डॉक्टर हैं आप? कौन से कॉलेज की डिग्री आपकी? चलिए ठीक है, देखिए पर्सनल टीका टिप्पणी यहाँ ना करें, पर्सनल टीका टिप्पणी यहाँ ना करें, ठीक है। व्यक्ति के साथ यही समस्या है, ये देखिए राकेश प्रजापति जी, अब देखिए सर शुरुआत तो महाराज जी के साथ पहले आपने की थी ना, शुरुआत महाराज जी के साथ आपने पहले की थी, अब उसका रिटेलिएट हो रहा है तो सर फिर इस तरह से परेशान नहीं होना है। जवाब दीजिए फिर उन चीजों का। व्यक्तिगत में आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। जलील व्यक्ति है, बिल्कुल बैठ करके यहाँ जलालत करता है हमेशा। नहीं, अब देखिए अब इस तरह से पर्सनल नहीं होना सर, पर्सनल टीका टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं करनी है प्लीज। चर्चा है, चर्चा की मर्यादा गरिमा बना कर रखिए सर, इस तरह से पर्सनल टीका टिप्पणी एक दूसरे पर मत करिए, बेहतर होगा। चलिए ठीक है, रुक जाइए, चलिए ठीक है, रुक जाइए। राकेश जी और देवेंद्र जी, आप दोनों से कह रही हूँ सर, प्लीज रुक जाइए, महाराज जी से सवाल लेने दीजिए, ठीक है। नहीं, रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज। प्रजापति जी अब रुक जाइए सर, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। नहीं सर, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं करेगा, प्लीज कोई किसी से बदतमीजी नहीं करेगा सर। राकेश जी, देवेंद्र जी, मैं आप दोनों से सर अनुरोध कर रही हूँ, कोई किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। क्लोजिंग कमेंट लेना है सर, क्लोजिंग कमेंट लेना है। 5 मिनट मेरे पास बस बचे हैं चर्चा के लिए, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं सर, प्लीज रुक जाइए, अब रुक जाइए। चलिए ठीक है, महाराज जी ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। नहीं सर, ये तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल मत करिए। राकेश प्रजापति जी, मैं सबसे कह रही हूँ, मैं दोनों मेहमानों से अनुरोध कर रही हूँ, ये तू तड़ाक वाली भाषा मेरी डिबेट में सर बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। मेरे लिए सभी मेहमान बहुत माननीय है, बहुत आदरणीय है सर। इस तरह से कोई किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी ना करे, तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। सीताराम महाराज जी, क्लोजिंग कमेंट की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। क्या लग रहा है, अगर कल को आश्रम, मठ, मदरसे, अगर ये सब कुछ इस तरह से जांच के दायरे में आते हैं तो भी क्या इस तरह से सवाल उठेंगे, तब भी शिकायतें होंगी, इस तरह से कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई जाएगी? अरे अब रुक जाइए सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, प्लीज इस तरह से मत करिए। देवेंद्र जी, राकेश जी, आप दोनों सर इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सर ऐसी चीजों की उम्मीद आपसे नहीं होती है सर, आप दोनों इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्लीज। आप दोनों सर इतनी डिबेट कर चुके हैं, इतनी डिबेट आप दोनों ने की है सर, मेरे साथ खुद की है आप दोनों ने, इतनी सारी डिबेट आपने की है सर। नहीं सर, प्लीज देखिए, मैं आप दोनों से सर ये कह रही हूँ, मैं आप दोनों से ये चीज कह रही हूँ। आप प्रोवोक क्यों कर रहे हैं राकेश प्रजापति जी? पहले आपने महाराज जी को इस तरह से प्रोवोक किया, आप क्यों इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं? धमकी कोई किसी को नहीं दे रहा है, रुक जाइए, चलिए अब रुक जाइए सर। नहीं तो सर मुझे चर्चा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी सर, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं चर्चा इस तरह से आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। प्लीज निष्कर्ष पर भी चलना है सर, हमने क्या चर्चा की है उसका निष्कर्ष भी तो सर निकलना है। एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने सर संसद भवन बना दिया है इसे, जैसी भाषाओं का इस्तेमाल वहां किया जाता है, जैसे चिल्लम चिल्ली वहां की जाती है, वहां यहां पर भी सर आप लोग वही कर रहे हैं। प्लीज, आप दोनों इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, डिबेट का डेकोरम क्या है, मर्यादा क्या है, आप दोनों बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे ये आपको बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों आप दोनों को ये चीज बार बार समझा रही हूँ। संसद में बोलने देंगे ना, ये डिबेट में बोलने देंगे? नहीं सर, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, अपनी बारी में हर कोई अपनी बात रखे, अपना जवाब रखे।
लेकिन इस तरह से नहीं सर, इस तरह से नहीं, गंभीरता के साथ, संयम के साथ, प्लीज। महाराज जी चलिए ठीक, अब तो रुक जाइए सर, राकेश प्रजापति जी अब रुक जाइए प्लीज प्लीज। महाराज जी से क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं मैं। रुक जाइए प्रजापति जी, सर आप क्या चाह रहे हैं? 2-3 मिनट बचे हैं, वो इसी तरह से खराब हो जाएंगे, कोई किसी की बात यहाँ पर कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। महाराज जी क्लोजिंग कमेंट सर आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ। महाराज जी, अगर कल को मठ, मदरसे, गुरुकुल भी अगर इस तरह से जांच के दायरे में आते हैं, तब भी क्या इसी तरह से प्रतिक्रिया सामने आएगी? अगर कहीं कोई आपत्तिजनक कोई घटना घटता है तो जांच होनी चाहिए, चाहे गुरुकुल हो चाहे मदरसा हो। हम लोग तो कहते हैं अगर कोई इस प्रकार का संदेह और संदेहात्मक कहीं गतिविधि आपको देखने को मिलता है तो जांच करिए ना, जांच तो होता ही है। लेकिन आपत्ति किसको होता है? मैं कहता हूँ यहाँ सच में आज क्या, अगर सत्य आप हैं तो फिर उसमें आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जांच में सहयोग करनी चाहिए। अगर जो जांच में सहयोग नहीं करता, सहयोग करना चाहिए। चलिए ठीक है, जावेद अहमद जी यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। जांच में सहयोग की उम्मीद की जा रही है हर एक समुदाय से, हर एक धर्म से, हर एक मजहब के लोगों से, कि अगर जब बात देश की सुरक्षा को लेकर हो तो फिर जांच में सहयोग करने में बुराई कहाँ है सर? जावेद अहमद जी। जी बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो देवेंद्र जी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सबका साथ सबका विकास। सरकार की बहुत सारी स्कीमें लाजवाब हैं, लेकिन मैं एक आंकड़ा पेश करना जरूर चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो औसत स्कूलों की जो स्थिति है काफी चिंताजनक है। 1787 स्कूल में जिनमें प्रिंसिपल नहीं है, 335 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, इसके अलावा 1600 स्कूलों में बंद कर दिए गए हैं जहां पे, और 3500 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 10 से कम छात्र हैं। इस स्थिति रिपोर्ट ये कहती बहुत गंभीर है उत्तराखंड में। लेकिन हमें शिक्षा के स्तर को सुधारना है, हमें मानव और अपने रिसोर्स यानी 30 लाख यूथ रहती उत्तराखंड में, उनका भविष्य संवारना है। मैं यही आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार विकास स्टेट वेलफेयर मोड के लिए होती है, वो जात धर्म सियासत से दूर होके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सबको सुखी रखें, सबको आप आगे बढ़ने का मौका दें। देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश प्रजापति जी, देवेंद्र प्रमुख जी, सीताराम महाराज जी, जावेद अहमद जी और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो देखिए मुद्दा यहाँ पर यह है और संदेश भी बिल्कुल साफ है कि ये किसी मजहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, किसी की आस्था पर कोई कार्रवाई नहीं है, ये आतंक पर एक प्रहार है। ये देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की एक कोशिश है और ये कोशिश की जा रही है कि मदरसों के जो बच्चे हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़े, वो सब कुछ पढ़ें जो बाकी के आम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब इस पूरे फैसले का और कितना निष्कर्ष निकलना बाकी है और कितनी प्रतिक्रियाएं आने बाकी है, अभी वो भी देखने वाला सवाल होगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।